सो हेलो एवरीवन, आई एम यश और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो देखिए, हम सब जानते हो कि भारतीय एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। और ये प्रॉब्लम्स आज से नहीं, मेरे पेरेंट्स के ज़माने से या फिर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के ज़माने से, जब से वो स्कूल जा रहे हैं तब से चले आ रहे हैं। आज हम यही ट्राई करेंगे कि इन्हीं कुछ प्रॉब्लम्स का हम सल्यूशन निकालें, और सल्यूशंस ऐसे निकालें कि जो हम अपने निजी लेवल पे, मतलब हमारे पर्सनल लेवल पे सॉल्व कर पाए। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो पहली चीज़ जो सब स्कूल्स और सब टीचर्स को फॉलो करनी चाहिए वो ये है कि आप सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर ध्यान मत दीजिए। ओके, आप ये मत सोचिए कि साल के एंड के दिन पे एक एग्ज़ाम होगा, फिर उस एग्ज़ाम के लिए बच्चों को प्रिपेयर करना है, फिर उसके लिए बच्चों को पढ़ाई करनी है, उसमें बच्चों को ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। अगर आप ये सोचोगे, ओके नाउ लिसन टू दिस, अगर आप ये सोचोगे और आप ये स्टूडेंट्स को बताते रहोगे कि यार सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, तो दिक्कत ये होगी कि बच्चे हमेशा उस एग्ज़ाम के बारे में सोचेंगे। बच्चे हमेशा ये सोचेंगे कि उधर मार्क्स कैसे लाएँ। बच्चे ये नहीं सोचने वाले फिर कि भाई हम कुछ नया सीखें या फिर हम कुछ नया डेवलप करें या फिर हम कुछ नया सीखें एज़ इन टीचर से कुछ नया सीखें या फिर सिलेबस के बाहर का कुछ सीखें। बच्चे फिर सिर्फ सिलेबस से लिमिटेड हो जाएंगे। ओके, एंड दिस इज नॉट व्हाट यू वांट, राइट? इंस्टेड आपको क्या करना चाहिए? इंस्टेड यू शुड लाइक, आपको ये सोचना चाहिए कि हर दिन को एक नए दिन की तरह ले। आपको ये सोचना चाहिए कि बच्चे हर दिन कुछ नया सीखे और एग्जाम्स के बारे में भूल जाए। ओके, एग्जाम क्या होता है? एग्जाम इज जस्ट अ मेट्रिक टू डिसाइड कि बच्चे को कितना आता है एंड ऑफ द डे। ओके, एट एंड ऑफ द डे क्या बच्चे को बेसिक चीज़ें आती है जो उस साल में उसको सीखनी चाहिए थी? दैट्स व्हाट एग्जाम इज। ओके, आप एग्जाम को इतना बड़ा चढ़ा के मत दिखाइए। अगर आप एग्जाम को बड़ा चढ़ा के दिखाओगे तो बच्चे का फोकस जाएगा एग्जाम के ऊपर। ओके, सेकेंड थिंग इज ट्रिक्स एंड टेक्निक्स फॉर क्वेश्चंस। अब ये क्या है? ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, अगर आप बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके सिखाते रहे, जैसे कि समझिए एक बच्चे को आपने सिखा दिया कि 44 into 27 कैसे करें जल्दी से, तो फिर लास्ट डिजिट देखो, फिर लास्ट डिजिट ऐसे लिखो नीचे, फिर ऐसे ऐसे तुम ये दो डिजिट है वो उसको ऐसे लिखो। तो ये ट्रिक्स आपने देखी होगी ना बहुत जगहों पे। अगर आप यही बच्चों को सिखाओगे तो बच्चा तो ये ट्रिक्स मेमोराइज कर लेगा। बट समझिए अगर मैंने उसको बड़े नंबर्स दे दिए, समझ में उसको मैंने दे दिए 3 डिजिट के नंबर, मतलब उसको दे दिया 327 into 327, तो अब बच्चा क्या करेगा? बच्चा फिर टीचर को पूछेगा कि भाई ये कैसे करते हैं? फिर टीचर बोलेगा नहीं नहीं, इसके लिए भाई दूसरा ट्रिक है कि भाई ये डिजिट लो, फिर ये डिजिट लो, फिर ये डिजिट लो। ठीक है, फिर मैंने पूछ लिया 5 डिजिट, तो फिर 5 डिजिट में बच्चा बोलेगा ओके उसके लिए एक और ट्रिक है, 5 डिजिट 5 डिजिट। तो समझिए मैंने उसको 9 डिजिट पूछ लिया। फिर बच्चा बोलेगा कि नहीं नहीं यार, टीचर ने तो हमें पढ़ाया ही नहीं, हम कैसे बताएं? यही दिस इज़ द प्रॉब्लम। ओके, अगर आप बच्चे को ट्रिक्स सिखाओगे क्वेश्चन सॉल्व करने के, तो फिर उसको मेन लॉजिक समझ में नहीं आएगा। ओके, उसको ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं आएगा उसको कि भाई चल क्या रहा है एक्चुअली। और ये मैथ्स का एग्जांपल इसलिए ये थोड़ा सा ऐसे आपको लगेगा कि भाई फनी वे में ले रहा हो, बट देन ये चीज़ें और भी खतरनाक हो जाती है साइंस में वगैरह। समझिए साइंस में मैं आपको, कुछ टीचर्स देखिए ऐसे होते हैं जो फिर गाने बना देते हैं कुछ सम्स के, नहीं तो फॉर्मूलाज के, कि भाई ये मेमोनिक है उसको याद कर लो, कि ए बी सी डी ऐसा कुछ याद कर लो तुम, या फिर हाँ लीना के आर बी सी ऐसा कुछ तो याद करो तुम। तो इनसे क्या होता है, बच्चे ये याद करने में ज़्यादा टाइम लगाते हैं। बच्चों के दिमाग में क्या स्टोर होता है कि भाई मेरे को ये याद करना है। बच्चे के दिमाग में ये स्टोर नहीं होता कि मैं ये सीखूं कि उसके अंदर क्या चल रहा है। बच्चे को बस ये दिमाग होता है कि भाई मैं गाना याद कर लूंगा, फिर एग्जाम में ये गाना मैं याद करके लिख लूंगा आंसर, क्योंकि आंसर लिखना ही ज़रूरी है ना। दैट इज़ द प्रॉब्लम। ओके, आप बच्चों को ये मत सिखाइए कि भाई टेक्निक क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने की। आप क्वेश्चन के बारे में सिखाई क्यों रहे? पहली बात तो आप ये सिखाइए, आप उनको नॉलेज दीजिए ना, क्वेश्चन सॉल्विंग उनकी तरफ से छोड़ लीजिए, लाइक लीव इट टू देम। थर्ड थिंग आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज अबाउट गिविंग स्टूडेंट्स द फ्रीडम। ओके, आप बच्चों को खुद से चीज़ें करने का फ्रीडम दीजिए, मतलब बच्चों को खुद पे डिपेंडेंट मत बनाइए एज टीचर्स। ओके, तो कई टीचर्स ऐसे होते हैं जो ट्राई करते हैं कि यार मैं सबसे अच्छी टीचर बनूं, मतलब मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं सबसे अच्छी टीचर लगूं, नहीं तो स्टूडेंट्स सब कुछ मेरे से आके पूछें, या फिर स्टूडेंट्स को जब भी कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता और मैं उसका आंसर जल्दी दे पाऊँ। दैट इज़ नॉट योर गोल। ओके, आपका गोल क्या होना चाहिए? इफ़ यू आर अ गुड टीचर, एक अच्छे टीचर का गोल ये होना चाहिए कि उसके स्टूडेंट्स सेल्फ डिपेंडेंट बने, मतलब उसके स्टूडेंट्स को ये नॉलेज हो कि भाई वो खुद से आंसर निकाले, वो खुद से सोचे और खुद से, कि जरा 2 मिनट्स, यस,
वो खुद से सोचे और वो खुद से कोई भी सोल्यूशन डेवलप कर पाए। ओके, अगर स्टूडेंट्स वो नहीं कर पाए तो ठीक है, वो स्टूडेंट आएगा, वो टीचर को बोलेगा कि भाई मेरे को आंसर बता दो। अब टीचर बताएगी तब तक ठीक है, ठीक है, 10th तक बता दिया, फिर 11th 12th में क्या? ओके, 11th 12th में कोचिंग वाले टीचर ने बता दिया, उसके बाद क्या? एक पॉइंट तो आएगा ना जब बच्चे को खुद से सोचना पड़ेगा। वो खुद से सोचने के लिए इट्स टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि टीचर उस बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट बनाए। ये कैसे बनाओगे आप? ये आप ऐसे बनाओगे कि बच्चों का आप ये कीजिए ना, बच्चों का आप फोर्स कीजिए कि भाई वो कुछ नए से बना के लाए, या फिर बच्चों का आप ये बोलिए कि आप खुद आंसर ढूंढो और अलग अलग तरीके से आंसर ढूंढो। तो कुछ टीचर्स ऐसी भी होती है कि भाई जो बुक में लिखा है वही आंसर सही होगा, बाकी सब आंसर गलत होंगे। अगर आपने ये बोल दिया कि भाई बुक में लिखे ही आंसर सही है, बाकी तुम कुछ भी सोचो वो गलत है, तो प्रॉब्लम ये होगा कि बच्चा भी फिर सोचेगा ही नहीं ना, कि यार वो तो यही सोचेगा कि भाई बुक में जो लिखा है वही सही है, तो फिर मैं आगे क्यों सोचूं कुछ और, राइट ना? तो इसीलिए आप उनको खुद के आंसर्स बनाने की फ्रीडम दीजिए। ओके, नेक्स्ट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट होस्टिंग कॉम्पिटिशन्स। तो जब भी आप कॉम्पिटिशन्स होस्ट करते हो, जब भी आप कोई स्पर्धा लगाते हो बच्चों के बीच में, तो फिर बच्चों में ये खुद से अंदर से स्पिरिट आता है कि वो आगे निकले सामने वाले आदमी से। फिर उनमें स्पिरिट ऐसा हो जाता है कि भाई मेरा स्कूल सबसे आगे रहे, या फिर मेरा क्लास सबसे आगे रहे, या फिर मेरा क्लास जीते दूसरे से क्लासेस से, या फिर मेरा स्कूल दूसरे क्लासेस से जीते। इसमें क्या होता है, फिर बच्चे खुद से एफर्ट डालते हैं, फिर बच्चे खुद से अपना डिटर्मिनेशन डालते हैं। ओके, इसी से तो ये क्वालिटीज़ जैसे कि डिटर्मिनेशन, लीडरशिप, या फिर टेकिंग द इनिशिएटिव, ये सब क्वालिटीज़ है ना, इसी से आती है। तो जब तक आप कॉम्पिटिशन्स ना कराओ, तो कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं एक्चुअली, मीनवाइल बाय द वे मैं उस स्कूल्स में गया भी। ओके, सो कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जो भी, मतलब कैसे बताऊँ मैं, ऐसे स्कूल्स जो भाई पूरे साल में, ओके, एंड दिस इज़ रियलिटी, पूरे साल में वो सिर्फ एक कंपटीशन लगा के रखेंगे। ओके, सिर्फ एक कंपटीशन, और वो कंपटीशन भी किस चीज़ का होगा? नाच गाने का होगा। नाउ सी, आई एम नॉट अगेंस्ट नाच गाना। ओके, लाइक मेरे को ये नहीं है कि भाई आप डांस कंपटीशन मत कराओ या फिर आप सिंगिंग कंपटीशन मत करो। डांस एंड सिंगिंग आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ सिविलाइजेशन। ओके, बट द थिंग इज दिस कि आप, ओके ना, डांस आप गाने का कंपटीशन करा रहे हो, आप डांस का कंपटीशन करा रहे हो, बट अगर आप स्टडीज़ का कंपटीशन नहीं करा रहे हो, ओके, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बच्चे आगे अच्छा करें या स्टडीज़ में? आप ये समझो ना, क्योंकि दुनिया तो ऐसी है, दुनिया तो कॉम्पिटिटिव है ना। कॉम्पिटिशन्स आपको कैसे कराने चाहिए? आपको क्या करना चाहिए एज ए स्कूल आपको क्या करना चाहिए? आपको हर मंथ कॉम्पिटिशन्स रखने चाहिए। लाइक दैट इज द बेस्ट केस सिनेरियो। ओके, कीप कॉम्पिटिशन्स एवरी मंथ विद अदर स्कूल्स, और शायद खुद के क्लासेस में, अपने स्कूल में आपके जितने क्लासेस हैं उनमें कंपटीशन रखिए हर मंथ। एंड देन सी, ओके, फिर आप बच्चों को ये बोलिए कि भाई हम टीम्स बनाएंगे, फिर आपको खुद से हमारे स्कूल के लिए लाना है कोई ट्रॉफी या मेडल जीत के। फिर बच्चों में भी वो एक्साइटमेंट आती है पढ़ने के लिए, बच्चों में भी ये आता है खुद के अंदर से कि भाई हम कुछ करें स्कूल के लिए, हम हमारे क्लास के लिए कुछ तो करें, या फिर हम हमारे पेरेंट्स को खुश करने के लिए कुछ करें। जब तक वो मोटिवेशन नहीं आता अंदर से, नहीं तो जब तक बच्चे ये इंटेंट नहीं दिखाते, तब तक वो इंटरेस्ट कैसे लेंगे पढ़ाई में? ओके, और फिर ऐसा भी नहीं कि भाई आप कंपटीशन पढ़ा रहे हो, ओके, सिर्फ कंपटीशन कर रहे हो। माय नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट रिवॉर्ड सिस्टम। ओके, रिवॉर्ड सिस्टम मतलब जो आप ये कंपटीशन करा रहे हो ना, तो आप ये मत भूलिए कि यार तुम जीत गए, ठीक है, ऑल द बेस्ट, एक चॉकलेट दे दिया बच्चे के हाथ में कि भाई ठीक है तुम जीत गए। दिस इज़ नॉट द राइट वे। ओके, आप दीजिए उन्हें मेडल्स इंट्रोड्यूस कीजिए, आप ट्रॉफीज इंट्रोड्यूस कीजिए। मेरे स्कूल्स में तो यही, मैं जिस स्कूल में था ऑर्किड्स में था मैं, तो ऑर्किड्स में क्या हुआ करता था, वहाँ पे यार बुक मार्क्स दिए गए थे। बुक मार्क्स आपको पता है क्या? मतलब एक स्ट्रिप ऑफ पेपर होता है, एक स्ट्रिप होती है, और वो स्ट्रिप को आप बुक के बीच में लगा लेते हो। ओके, मतलब चाहे स्पीच पे भी आप पढ़ना रोक लो, ओके, तो उस पेज पे आप बुक मार्क लगा दोगे, जैसे कि स्टोरी बुक में वगैरह के इधर भी हम बुक मार्क लगाते हैं ना। तो क्या होता है, वो बुक मार्क्स है ना, हमें हर एक इस पे दिए गए थे, हर एक स्किल के ऊपर दिए जाते थे। जैसे कि लीडरशिप हो गया, नहीं तो क्लास में अटेंडेंस हो गया, छोटी छोटी स्किल्स। ओके, नहीं तो भाई ये हो गया अटेंडेंस हो गया, फिर क्या हो गया, फिर डांसिंग के ऊपर कोई हो जाएगा, नहीं तो कोई बुक मार्क इसके ऊपर हो जाएगा, हार्ड वर्किंग के ऊपर हो जाएगा। तो ऐसे बहुत ज़्यादा, नहीं तो एक लर्निंग के ऊपर बुक मार्क हो जाएगा। ऐसे सब बुक मार्क्स दिए जाते थे। ओके, और फिर इनके ऊपर भी बुक मार्क्स तो दिए ही जाते थे, उनके ऊपर भी आपको रिवॉर्ड सिस्टम बना हुआ था। जैसे कि अगर आपके पास 3 बुक मार्क आ गए तो आपके पास एक स्टार मिलेगा जो आप इधर लगाओगे। फिर अगर आपके पास 5 बुक मार्क आ गए तो दूसरा स्टार मिलेगा, 10 बुक मार्क आ गए तो तीसरा स्टार मिलेगा, 14 बुक मार्क आ गए तो चौथा स्टार मिलेगा, और जिसके पास चार चार स्टार्स आ गए उसको फिर हर एक स्टार के बाद उनको रिवॉर्ड भी करते थे, बताया, उनको स्टेज में ला के रखते थे, और स्टेज में उनको मतलब पूरे स्कूल के सामने बहुत ज़्यादा ये करते थे, सम्मानित करते थे स्टेज में। इससे क्या होता था, इससे ये होता था, ओके,
सो दिस वुड बी द थिंग हैपनिंग कि जो भी बच्चे ओके बच्चे वुड ऑलवेज ट्राई टू अर्न बुक मार्क्स, बच्चे वुड ऑलवेज ट्राई कि भाई हमें भी स्टार्स मिले, ओके हमें भी स्टार्स मिले, हमें भी अच्छा लगे, क्योंकि सबको यही चाहिए, ओके लेट्स बी फ्रैंक, सबको यही चाहिए कि भाई उसको फेम मिले, ओके फेम या फिर रिस्पेक्ट मिले। समझिए आप ऑफिस में जाते हो, ओके सिंपल थिंग, ओके आप टीचर हो, अभी आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप खुद भी तो ये चाहोगे ना कि आपको रिस्पेक्ट मिले, नहीं तो आपको आपको रिस्पेक्ट मिले, ना सिर्फ कि स्टूडेंट से बट आपके कलीग से भी, आपके जो बाकी टीचर्स हैं उनसे भी आपको रिस्पेक्ट मिले। तो सेम वे स्टूडेंट्स भी यही चाहते हैं। तो इसलिए आप स्टूडेंट्स को अगर ऐसे ट्रीट करोगे तो उन्हें भी अच्छा मिलेगा और ये भी उनके लिए एक मोटिवेशन बनेगा। नेक्स्ट थिंग, ओके नेक्स्ट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये कहना चाहूँगा टू ऑल टीचर्स, ओके टू ऑल टीचर्स या फिर कोई स्कूल का कोई भी स्टाफ हो, मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई आप ग्रजेस होल्ड मत कीजिए या फिर आप पार्शलिटी मत कीजिए किसी के साथ। पार्शलिटी इन द सेंस कभी कभी क्या होता है, सी वी ऑल आर ह्यूमंस, ओके तो एज ह्यूमंस क्या होता है कि हम बहुत से लोगों से ग्रजेस होल्ड करते हैं या फिर हम बहुत से लोगों से ऐसे दुश्मनी होल्ड करते हैं इन सिंपल सिंपल इश्यूज़ पे, ओके कि समझिए आपसे किसी ने बराबर से बात नहीं की या फिर किसी ने आपको डिसरिस्पेक्ट कर डाला, तो आप उसको उसके खिलाफ आप फिर ग्रजेस होल्ड करोगे या फिर ग्रजेस इन द सेंस आप उससे बात नहीं करोगे, ओके उतने ज़्यादा, नहीं तो आप कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो आप उसके ऊपर डालने की कोशिश करोगे। इससे यू शुड अंडरस्टैंड दिस, ओके कि आप टीचर एक, अगर आपको ग्रजेस होल्ड करना है, नहीं तो अगर आपको किसी से दुश्मनी रखनी है, तो इस दुनिया में बहुत सारे जॉब्स है, ओके अगर मैं सिंपल भाषा में कहता हूँ, अभी इस दुनिया में बहुत सारे जॉब्स हैं और फिर नहीं तो आप बेरोजगार रहिए, ओके सिंपल सी बात है। बट इफ़ यू आर इन टीचिंग प्रोफेशन, अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में, तो आप किसी से ग्रजेस होल्ड नहीं कर सकते, because that is your responsibility, okay as a teacher you should always be impartial towards everyone, okay impartial towards everyone, impartial मतलब आपको सबकी तरफ समान भाव से देखना चाहिए, कैसा भी स्टूडेंट हो, वो पढ़ाई करता हो ना करता हो या फिर वो कुछ भी करता हो, ओके वो मस्ती करता हो या फिर वो खेल कूद में अच्छा हो, ओके और ये भी एक पॉइंट है, ओके किसी को आप खेल कूद अगर समझिए कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं है और पर वो किसी स्पोर्ट में अच्छा है, तो आप ये नहीं कर सकते कि उसको आप सिर्फ पढ़ाई के बेस पे आप उसको डांटते रहे वगैरह। स्टूडेंट को फ्रीडम देना, जो कि मेरा थर्ड पॉइंट है, ओके कि आप स्टूडेंट्स को फ्रीडम दीजिए। इन दैट आई इवन मीन दिस कि आप बच्चों को उनको जो चाहिए वो करने की फ्रीडम दें, बट हियर इज द डील, ओके बच्चों का आप ये बोलिए कि यू कैन डू एनीथिंग यू वांट, बट द डील इज दिस, द कैच इज दिस कि आप है ना, आप कीजिए कुछ भी, पर एट द एंड ऑफ द डे आप उसमें प्रोग्रेस कीजिए, नहीं तो आप स्कूल के लिए कुछ जीत के लाइए, नहीं तो आप कॉलेज अपने क्लास के लिए कुछ अच्छा कीजिए, नहीं तो क्लास स्कूल वो सब छोड़ दीजिए, आप अपने पर्सनल लेवल पे तो कुछ अच्छा कीजिए। कल आप जो आदमी हैं अगले दिन आप उससे अच्छे आदमी बनने चाहिए। एवरी डे यू शुड कीप ग्रोइंग, दैट शुड बी द एटीट्यूड विच यू शुड बी प्लांटिंग इन द स्टूडेंट्स। बट आप ये नहीं करते, ओके राइट नाउ इन स्कूल्स दैट डजंट हैपन। हम क्या करते हैं कि भाई लास्ट दिन है, लास्ट दिन तक भाई पढ़ाई में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, दैट्स इट, बाकी सब खत्म। Next point I would like to talk about is not involving parents in school affairs. तो ये देखिए, ओके कुछ स्कूल्स और कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं पता है क्या, जब भी स्टूडेंट्स कोई भी गलती करे, जब भी कोई बच्चा कोई गलती करे स्कूल के अंदर, छोटी सी गलती हो या बड़ी गलती भी हो, ओके कोई भी गलती हो, ओके जैसे कि हमने तो भाई क्या क्या गलती की है, लाइक आई रिमेंबर आई एंड माई टीम, ओके हमारी हमारी टीम थी एक, तो हमने क्या कर दिया था, हमने स्कूल की लाइब्रेरी चला दी थी। हमने स्कूल की लाइब्रेरी चला दी थी, ओके सीरियसली, ओके सीरियसली व्हाट हैपेंड देन वाज, इसके ऊपर मैं आगे बोलता हूँ, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि कैसे कितनी भी बड़ी गलती हो सके उतना आप पेरेंट्स को स्टूडेंट्स के अफेयर्स से बाहर रखिए, आप पेरेंट्स को इन्वॉल्व मत कीजिए स्टूडेंट के अफेयर्स में, क्योंकि फिर प्रॉब्लम क्या होगा पता है क्या, फिर बच्चे को ये लगने लगेगा कि भाई टीचर खुद कुछ संभाल नहीं सकता, वो सिर्फ पेरेंट्स को बोलता रहता है या टीचर्स बहुत चुगली करते हैं। दिस इज आई नो दैट दिस इज नॉट राइट टू टेल टू टीचर्स, ओके टीचर्स के लिए ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, बट दिस इज द रियलिटी राइट। आप खुद सोचिए, आप एक बच्चे हो, आपके एक कोई बड़ा आदमी है, टीचर भी, ओके टीचर आपके बारे में पेरेंट्स को बोल रहे हैं और आप उस बच्चे के दिमाग से क्या सोचोगे, आप ये सोचिए ज़रा, आप भी यही सोचोगे ना कि भाई टीचर बहुत बुरा है। इससे क्या हो रहा है, बच्चा सुधरेगा तो नहीं, ऊपर से आपकी तरफ बच्चे का एटीट्यूड जो है वो भी चेंज हो जाएगा, वो भी बहुत वर्स हो जाएगा। इससे अच्छा आपको क्या करना चाहिए, इंस्टेड व्हाट यू शुड डू इज आपको
आपको पनिशमेंट ही देनी है ना, आप बच्चे को पनिशमेंट दीजिए। आप बच्चे को बोलिए कि भाई बाहर खड़े हो जा, तो ये सब लिख के ला, फिर मैं तेरे को अंदर लूँगा। तो आप ये बोल दीजिए कि ओके, समझिए आपने लाइब्रेरी जला दी, ओके। तो हमें हमें क्या किया था, हमें तो भाई बैन कर दिया था लाइब्रेरी से। बट देन फिर आप बच्चों को भी यही बोलिए ना कि भाई ओके, इफ़ यू हैव डन अ मिस्टेक यू शुड डू द रिपेंटेंस फॉर दैट। आपको कुछ तो करना पड़ेगा, ओके। उसके बदले में उस मिस्टेक को सुधारने के लिए आप कुछ कीजिए। आप जब ये करोगे ना, जब ऐसी चीज़ें आप करोगे, उससे क्या होगा, बच्चा खुद के ऊपर ज़्यादा निर्भर होगा, ओके। बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने सोच ट्राई करेगा, ओके। बच्चा ये सोचेगा कि आगे से ये गलती ना हो, क्योंकि अगर आगे से ये गलती हुई तो मुझे ये चीज़ें वापस करनी पड़ेगी। ये जो कठिनाइयाँ हैं जो मैं मिस्टेक के बाद मुझे करनी पड़ रही है, वो चीज़ें मुझे वापस करनी पड़ेगी। फिर बच्चा सुधरेगा, ओके। सुधरेगा इन द सेंस, देखिए बच्चे तो मस्ती करेंगे, ओके, सिंपल सी बात है, बच्चे मस्ती करेंगे। बट एटलीस्ट वो उतनी ज़्यादा मस्ती नहीं करेंगे ना। उतनी ज़्यादा मस्ती मतलब उतनी फेटल चीज़ें नहीं करेंगे ना। और आपको क्या, आपका आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपको तो बस यही इंश्योर करना है कि भाई अगर गलतियाँ तो सबसे होती है, पर जो गलती से सीखे वही तो अच्छा आदमी होता है। आप बच्चों को यही सिखाओ फिर कि भाई आप गलती करो, दैट इज़ फाइन, इट्स फाइन टू मेक मिस्टेक्स, बट एट द एंड ऑफ द डे यू शुड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। लास्ट पॉइंट विच आई वुड लाइक टू से इज अबाउट लीडरशिप, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लीडरशिप मतलब आपको आपको है ना, स्टूडेंट्स जो है, स्टूडेंट्स को आपको लीडरशिप लेने के लिए ये करना पड़ेगा, आपको प्रोत्साहित करना पड़ेगा बच्चों को कि वो लीडरशिप ले, वो इनिशिएटिव ले, वो ये ट्राई करे कि भाई बातें करें में हम बाकी बच्चों से, नहीं तो हम जो हमारे ग्रुप का कमान खुद के हाथ में लें। तो ये आप कैसे कर सकते हो, जैसे कि हो गया कि स्कूल काउंसिल बना सकते हो। बहुत से स्कूल्स में स्कूल काउंसिल्स होता था पहले, तो अभी तो नहीं होता इन सम स्कूल्स। एंड स्कूल काउंसिल भी ऐसे नहीं, ओके, व्हेन आई टॉक अबाउट स्कूल काउंसिल आई मीन कि आप उन बच्चों को एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो। उससे क्या होता है, अगर आप बच्चों को वो ये बोलोगे, फॉर एग्जाम्पल आप बच्चों को ये बोलोगे कि भाई जा बॉटल भर के ला, आप किसी को बोले स्टूडेंट को कि भाई बॉटल भर के ला मेरा, नहीं तो ये पेपर है वो पेपर लेके जा नीचे ऑफिस के काम में, ओके। दिस इज नॉट दैट स्टूडेंट्स जॉब, ओके, दैट इज योर जॉब टू डू इट। आपको करना चाहिए वो काम। बच्चे को क्या कर बोलना चाहिए आपको, अगर आपको एक्चुअली बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, एक्चुअली आपको लीडरशिप स्किल्स देनी है बच्चों को, तो आपको क्या करना चाहिए, टेल देम कि भाई आप ग्रुप्स बनाओ, आप ये इंश्योर करो कि उस ग्रुप में सब लोग, समझिए एक स्पोर्ट्स इवेंट, ओके, तो जो भी आपका ग्रुप है, स्पोर्ट्स ग्रुप है आपका, हर एक हाउस का ग्रुप होता है, राइट। आपको ये इंश्योर करना है, आप उस लीडर को ये बोलो कि भाई तुम ग्रुप बनाओ, और फिर तुम ये इंश्योर करो कि तुम्हारी टीम जीते, या फिर तुम ये इंश्योर करो कि तुम्हारी टीम प्रोग्रेस करे इसमें। जब भी आप बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे तो उससे दो चीज़ होगी। पहले चीज़ तो ये है कि जो लीडर है, लीडर की लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी। दूसरी बात ये है कि जो बच्चे हैं बाकी सब, उनका टीम वर्क बढ़ेगा, ओके, उनका टीम वर्क बढ़ेगा। और ये दोनों क्वालिटीज हमें चाहिए इन इन किड्स, वी वांट दिस बोथ क्वालिटीज, ओके। सो यस, दीज वर द थिंग्स विच आई वुड टेल द टीचर्स टू डू, ओके, टीचर्स एंड द स्कूल टू डू। ये सब तो भाई नॉर्मल चीज़ है, मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि भाई कोई पूरा पॉलिसी बदल डालो, एजुकेशन पॉलिसी वगैरह बदल डालो, ये तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, राइट। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आप अपने सेल्फ लेवल पे, अपने निजी लेवल पे आप कुछ ऐसी चीज़ें कीजिए जिससे कि हम ट्राई कर पाए कि इस देश का एजुकेशन सिस्टम जो है, उस देश के एजुकेशन सिस्टम को बदल सके, और एक मोर पॉजिटिव वे में, और लेट्स से मोर पॉजिटिव फैशन में लेके जाए, ओके। सो दैट वाज माय टॉक फॉर द डे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।